प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं अरुणा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। कल हमने बीए पार्ट 2 इकोनॉमिक्स के पेपर फर्स्ट में कीन्स के सिद्धांत पर चर्चा की थी। आज उसी को हम सेकंड वीडियो के माध्यम से उस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें आपने कल पढ़ा था कि किस तरह कीन्स ने ये बताया कि प्रभावपूर्ण मांग के माध्यम से रोज़गार का निर्धारण होता है और प्रभावपूर्ण मांग समस्त मांग फलन और समस्त पूर्ति फलन के साम्य से निर्धारित होती है। और उस समस्त मांग फलन को बढ़ाने में उपभोग, विनियोग और सरकारी व्यय की भूमिका होती है, जबकि समस्त पूर्ति फलन तकनीकी तत्वों, प्राकृतिक संसाधनों आदि पर निर्भर होने के कारण अल्पकाल में स्थिर रहता है। एक महत्वपूर्ण बात और जो कल हमने बार बार कही वो ये थी कि कीन्स का सिद्धांत अल्पकालीन रोजगार सिद्धांत है। ये दीर्घकाल में रोजगार की व्याख्या नहीं करता है और ये पूर्ण रोजगार की अपेक्षा अल्प रोजगार संतुलन की व्याख्या करता है। इसी क्रम में आज हम इस सिद्धांत को और स्पष्ट करने के लिए एक चार्ट की मदद लेते हैं, जो कि आपको दिखाई दे रहा है कि कीन्स का रोजगार सिद्धांत पूर्ण रूप से समझने के लिए हम इस चार्ट के माध्यम से विश्लेषण कर सकते हैं। कीन्स का रोजगार सिद्धांत आय, उत्पादन और रोजगार तीनों चीज़ें कीन्स के सिद्धांत में निर्भर है प्रभावपूर्ण मांग पर। प्रभावपूर्ण मांग स्वयं निर्भर है, जैसा आपको चार्ट में दिख रहा है और कल भी आपने पढ़ा था, समस्त मांग फलन ADF और समस्त पूर्ति फलन ASF पर। समस्त मांग फलन ADF दो तत्वों से मुख्यतः मिलकर बना है, उपभोग और विनियोग। समस्त पूर्ति फलन को कीन्स ने अल्पकाल में स्थिर माना है, क्योंकि वो ये मानते हैं तकनीकी चीज़ें, प्राकृतिक संसाधन आदि बहुत जल्दी एकदम से परिवर्तित नहीं होते। ऐसी स्थिति में प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाने के लिए हमारे पास प्रभावशाली उपकरण बचता है समस्त मांग फलन, जिसमें उपभोग, विनियोग और सरकारी व्यय को शामिल किया जा सकता है। अब हम एक एक पॉइंट को लेते हैं। सबसे पहले उपभोग, कंजप्शन। उपभोग स्वयं दो तत्वों पर निर्भर करता है, एक तो आय का आकार और एक उपभोग प्रवृत्ति। व्यक्तियों की आय जितनी होती है उस हिसाब से वो उपभोग कर पाते हैं। आय ज़्यादा है तो कंजप्शन ज़्यादा होता है, यानी C इज़ द फंक्शन ऑफ Y, और आय कम है तो कंजप्शन भी कम होगा। अब आय बढ़ने पर कितना व्यक्ति कंजप्शन पर खर्च करेगा ये डिपेंड करता है उपभोग की प्रवृत्ति पर। उपभोग की प्रवृत्ति की आय एक निश्चित अवधि में एक निश्चित मात्रा में आय बढ़ने पर व्यक्ति कितनी मात्रा में उपभोग करते हैं, इसे शो करते हैं। उपभोग प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है, उपभोग की औसत प्रवृत्ति C/Y और उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति ΔC/ΔY। हर आय के स्तर पर जितना जितना उपभोग होता है उनका अनुपात उपभोग की औसत प्रवृत्ति कहलाता है, जबकि आय में एक निश्चित परिवर्तन होने पर उपभोग में जितना परिवर्तन होता है उसका अनुपात उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कहलाता है। ये उपभोग को निर्धारित करते हैं। सेकंड इसका प्रेरक तत्व है विनियोग, जिस पर इन्होंने उपभोग से ज़्यादा जोर दिया है, क्योंकि इनका मानना है उपभोग प्रवृत्ति भी अल्पकाल में स्थिर रहती है। विनियोग निर्भर करता है कीन्स के सिद्धांत में दो तत्वों पर, ब्याज दर और पूंजी की सीमांत कुशलता पर। पूंजी की सीमांत कुशलता यानी पूंजी की एक इकाई पर उसकी लागत की तुलना में कितना उससे उत्पादन प्राप्त होता है। तो पूंजी की सीमांत कुशलता, उत्पादकता खुद दो तत्वों पर निर्भर करती है। पूंजी पर कितना प्रतिस्थापन व्यय किया जा रहा है और पूंजी से कितना संभावित लाभ की आशा है। इन दोनों में जितना अंतर होता है उतना ही पूंजी की सीमांत कुशलता, उत्पादकता अधिक होती है।
इसी तरह ब्याज दर स्वयं दो तत्वों पर निर्भर करती है कीन्स के सिद्धांत में, द्रव्य की तरलता पसंदगी, लिक्विडिटी ऑफ मनी, और सेकंड मुद्रा की मात्रा। लिक्विडिटी ऑफ मनी को कीन्स ने 3 रूपों 3 उद्देश्यों के लिए परिभाषित किया है, लेन देन उद्देश्य और सतर्कता उद्देश्य और सट्टा उद्देश्य। लेन देन और सतर्कता उद्देश्य को इन्होंने L1 डिमांड का नाम दिया, जिसमें दैनिक कार्यों के लिए जितना व्यक्ति को धन की आवश्यकता होती है, इसी तरह बीमारी आकस्मिक स्थितियों से निपटने के लिए जितने धन की आवश्यकता होती है उसे इन्होंने L1 डिमांड का नाम दिया, जो आय पर निर्भर करती है। थर्ड, जो सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग है उसे इन्होंने L2 नाम दिया, और सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग ब्याज दर पर निर्भर करती है। ब्याज दर जितनी कम होगी, लोग सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग उतनी ही ज़्यादा करेंगे। तो इस तरह से इनके सिद्धांत में ब्याज दर 2 तत्वों पर निर्भर है, द्रव्य की तरलता पसंदगी और मुद्रा की मात्रा। और द्रव्य की तरलता पसंदगी स्वयं 3 तत्वों से मिलकर L1, L2 के रूप में परिभाषित किया गया है। मुद्रा की मात्रा में इन्होंने 2 प्रकार की मुद्राओं को शामिल किया है, एक तो वास्तविक मुद्रा M1 और दूसरा साख मुद्रा M2। इन्होंने ये कहा कि ये काफ़ी कुछ सरकार की नीतियों पर निर्भर करती है, उसकी जो मौद्रिक नीति होती है उसके अनुसार मुद्रा की मात्रा निर्भर होती है। इस वाले खंड में अल्पकाल में कीन्स ने L तरलता पसंदगी को स्थिर माना है, और इसलिए उन्होंने कहा ब्याज दर में चेंज करने के लिए सरकार को मुद्रा की मात्रा को बढ़ाना होता है, जिससे ब्याज दर कम होती है। ब्याज दर कम होने पर फिर विनियोगों में वृद्धि होती है, विनियोग बढ़ने पर समस्त मांग फलन बढ़ता है और समस्त प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होती है। तो इस तरह इस चार्ट के अंदर सारी चीज़ें जो कीन्स के सिद्धांत की व्याख्या करती है उन सब का समावेश किया गया है। कीन्स के रोज़गार सिद्धांत को हम संक्षेप में कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझ सकते हैं। फर्स्ट, रोज़गार, आय और उत्पादन प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करते हैं। प्रभावपूर्ण मांग वह बिंदु है जहां समस्त मांग फलन और समस्त पूर्ति फलन में साम्य होता है। सेकंड, प्रभावपूर्ण मांग को 2 तत्व प्रभावित करते हैं, कौन कौन से? समस्त पूर्ति फलन और समस्त मांग फलन। थर्ड, रोज़गार के संतुलन स्तर पर समस्त मांग पूर्ति समस्त पूर्ति कीमत के बराबर होती है, और इस स्थिति में अल्पकाल में उत्पादक को अधिकतम लाभ होता है, जहाँ ADF और ASF बराबर होती है। फोर्थ, प्रभावपूर्ण मांग के निर्धारण में ये 2 तत्व महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अल्पकाल में कीन्स ने ASF को स्थिर माना है। फिर नेक्स्ट, ADF 3 चीज़ों से मिलकर बना है, C + I + G के बराबर कुल मांग फलन होता है। उपभोग, नेक्स्ट, उपभोग व्यय की मात्रा उपभोग के आकार व उपभोग की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है, जो कि अल्पकाल में स्थिर रहती है। विनियोग पूंजी की सीमांत कुशलता और ब्याज दर पर निर्भर करते हैं। इसमें से पूंजी की सीमांत कुशलता पूंजी की प्रतिस्थापन लागत और पूंजी की भावी लाभ की आशा पर निर्भर होते हैं, जिनमें अल्पकाल में कीन्स ने माना कि कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। नेक्स्ट, ब्याज की दर का निर्धारण तरलता पसंदगी और मुद्रा की मात्रा पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, ब्याज की दर में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करके कमी की जा सकती है, जिससे निवेश बढ़ते हैं, मांग में वृद्धि होती है, रोज़गार, आय और उत्पादन में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, कीन्स का रोज़गार सिद्धांत पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन आधिक्य और मंदीकालीन बेरोज़गारी के निराकरण की समस्या का समाधान
करता है। कीन्स का सिद्धांत मुख्य रूप से पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए बनाया गया है। अब हम देखते हैं कीन्स के रोजगार सिद्धांत के मुख्य समीकरण। फर्स्ट, ओ अर्थात आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट। उत्पादन रोजगार का फलन है। रोजगार बढ़ेगा तो उत्पादन भी बढ़ेगा। अब रोजगार किस किस चीज़ से निर्धारित होता है? श्रम की मांग और पूर्ति से। DL इज द फंक्शन ऑफ W/P। श्रम की मांग वास्तविक मजदूरी दर का फलन है। वास्तविक मजदूरी दर ज़्यादा होगी तो श्रम की मांग उत्पादक कम करेंगे, वास्तविक मजदूरी दर कम होगी तो श्रम की मांग अधिक होगी। इसी तरह SL इज़ द फंक्शन ऑफ W। श्रम की पूर्ति मौद्रिक मजदूरी का फलन है। अगर मौद्रिक मजदूरी कम की जा सकती हो तो अधिक लोगों को रोज़गार दिया जा सकता है। और संतुलन की स्थिति में DL इज इक्वल टू SL होता है और वो श्रम बाजार में साम्य को बताता है। नेक्स्ट, ये तो था श्रम बाजार का साम्य। अब हम आते हैं मुद्रा बाजार पर। MD मनी डिमांड इज द फंक्शन ऑफ L1 प्लस L2, जिसमें से L1 Y पर और L2 R पर निर्भर है। संतुलन की स्थिति में MD इज इक्वल टू MS होना चाहिए। ये मुद्रा बाजार में साम्य की स्थिति है। अब वास्तविक बाजार, वस्तु बाजार या बचत और निवेश बाजार की बात करते हैं। S इज़ द फंक्शन ऑफ Y। बचत आय का धनात्मक फलन है। I इज़ द फंक्शन ऑफ R। निवेश ब्याज दर का ऋणात्मक फलन है। संतुलन की स्थिति में बचत और विनियोग बराबर होती है। इस प्रकार ये मुख्य रूप से कीन्स के सिद्धांत के समीकरण थे। कीन्स ने अपना सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण आधार पर आधारित किया। कई नई अवधारणाएं भी दी, जैसे तरलता, पसंदगी, पूंजी की सीमांत कुशलता आदि। इसके बावजूद कीन्स के सिद्धांत की आलोचना की जाती है। आलोचकों ने निम्न आधार पर इनके सिद्धांत की आलोचना की है। फर्स्ट, बेरोजगारी की समस्या के समाधान का पर्याप्त आधार नहीं है। इन्होंने ये माना प्रभावपूर्ण मांग बढ़ाकर बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है, पूर्ण रोजगार के स्तर को कायम किया जा सकता है। लेकिन संरचनात्मक बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी आदि के समाधान का इन्होंने अपने सिद्धांत में कोई व्यापक समाधान प्रस्तुत नहीं किया है। सेकंड, भ्रमात्मक मान्यताओं पर आधारित। इन्होंने अपने सिद्धांत में पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता ली है अलग अलग मार्केट के अंदर, और बंद अर्थव्यवस्था की मान्यता ली है, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या शेष विश्व के साथ लेन देन का और उसका प्रभावपूर्ण मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका कीन्स ने जिक्र नहीं किया। थर्ड, यह सिद्धांत केवल अल्पकालीन विश्लेषण है। दीर्घकाल में बेरोजगारी का क्या स्वरूप हो सकता है, रोजगार संवर्धन के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, कौन से चरों पर ज़्यादा निर्भर रहा जाएगा, इसका विश्लेषण अपने सिद्धांत में कीन्स ने नहीं किया है। नेक्स्ट, यह सिद्धांत केवल पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्थाओं पर लागू होता है। जो अर्धविकसित अर्थव्यवस्थाएं होती है उनमें बेरोजगारी का स्वरूप अलग होता है, उनकी समस्या अलग होती है, उनके समाधान के स्वरूप भी अलग होंगे। लेकिन कीन्स का सिद्धांत केवल विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ही ध्यान में रखकर बनाया गया है। नेक्स्ट, यह अत्यधिक समष्टि मूलक सिद्धांत है। इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की उपेक्षा की गई है। कुल रोजगार, कुल उत्पादन, कुल आय, कुल विनियोग, कुल बचत आदि की ही समष्टिगत व्याख्या की गई है। नेक्स्ट, विनियोगों पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया। उन्होंने उपभोग को अल्पकाल में स्थिर मान लिया और इसलिए विनियोगों पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया। पर वर्तमान में सरकारें ये मानती है कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ाकर भी कई बार विनियोगों को बढ़ाना संभव नहीं होता, तो उस स्थिति में उनको सरकारी व्यय को प्राथमिकता देनी पड़ती है। नेक्स्ट, इस सिद्धांत में प्रायोगिक विश्लेषण का अभाव है।
ये केवल तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण है, जैसा कि हमने कल डायग्राम में देखा था। E1 दो बिंदु संतुलन के बिंदु होते हैं और उनमें हम आपस में तुलना करते हैं, लेकिन वो संतुलन के बिंदु कैसे आए, एक से दूसरे पर अर्थव्यवस्था कैसे पहुंची, कौन कौन से तत्व उस समय क्रियाशील रहे, इनकी विस्तृत व्याख्या केन्स ने नहीं की है। नेक्स्ट, त्वरक की व्याख्या नहीं की। केन्स का सिद्धांत गुणक पर तो आधारित है, जिसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर तत्परता से आय में वृद्धि होती है, लेकिन त्वरक भी उसके साथ साथ चलता है, जिसमें आय बढ़ने पर वापस इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होती है, और उसकी व्याख्या केन्स ने अपने सिद्धांत में नहीं की है। नेक्स्ट, केन्स का सिद्धांत सामान्य सिद्धांत नहीं होकर केवल विशिष्ट सिद्धांत है। ये बंद अर्थव्यवस्थाओं और प्रतियोगी अर्थव्यवस्थाओं में ही लागू होता है, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ही लागू होता है। इसे सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में लागू नहीं किया जा सकता है। इन आलोचनाओं के बावजूद केन्स के सिद्धांत का अपने आप में काफ़ी व्यवहारिक महत्व है, और केन्स ने समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात किया है। इसलिए अब हम देखते हैं केन्स के सिद्धांत के व्यवहारिक पहलू। फर्स्ट, समष्टि अर्थशास्त्र के विकास में काफ़ी मदद की है। केन्स के पहले तक माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही इतना महत्व था। समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रतिष्ठित सिद्धांत आए थे, जो कालांतर में अपनी महत्ता को नहीं प्रतिपादित कर पाए। तो ऐसी स्थिति में फिर केन्स के कारण ही मैक्रो इकोनॉमिक्स का प्रचलन बढ़ा, और मैक्रो इकोनॉमिक्स आज बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। सेकेंड, रोज़गार समस्या के हल में व्यापक दृष्टिकोण। केन्स पहले से पूर्ण रोज़गार की स्थिति को मानकर नहीं चलते हैं, ये अल्प रोज़गार को मानते हैं, और इसलिए ये उस समस्या को ज़्यादा गहराई से विश्लेषण करने में समर्थ हो पाए हैं। नेक्स्ट, जो इनका महत्वपूर्ण योगदान है, राजकीय हस्तक्षेप की महत्वपूर्ण भूमिका। इस केन्स के पहले के सभी अर्थशास्त्री लेसेस फेयर पॉलिसी में विश्वास करते थे, और वो कहते थे असंतुलन की स्थिति अपने आप से दूर हो जाएगी, सरकारों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पर केन्स ने बताया कि बहुत बार ऐसी स्थितियाँ आ जाती है जब सरकारी हस्तक्षेप बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, उसके बिना विनियोगों को बढ़ाना और रोज़गार को बढ़ाना संभव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, अल्पकालीन विश्लेषण अधिक व्यवहारिक है, क्योंकि मानव की समस्याएं वास्तव में दीर्घकाल से कम, अल्पकाल से ज़्यादा संबंधित होती है, और इसलिए केन्स का विश्लेषण ज़्यादा व्यवहारिक है, क्योंकि ये अल्पकालीन रूप में समस्याओं का विश्लेषण करता है। अब हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में केन्स के विचारों की प्रासंगिकता, कि भारतीय अर्थव्यवस्था में केन्स का सिद्धांत कहाँ तक लागू होता है, या उसको कहाँ तक उसकी व्यवहारिकता है। फर्स्ट, आप जानते हैं जब बजट बनता है, बजट पढ़ते हैं, घाटे की वित्त व्यवस्था आती है, जिसमें सरकार व्यय ज़्यादा करती है, उसे आय कम प्राप्त होती है, तो वो अर्थव्यवस्था, इस तरह की वित्त व्यवस्था को केन्स ने लोकप्रिय बनाया है, ताकि उसके माध्यम से सरकारी व्यय बढ़ाकर और विनियोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके, और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। सेकेंड, उत्पादन, आय और रोज़गार वृद्धि में निवेश की भूमिका को केन्स ने प्रतिपादित किया। परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में भी इस मॉडल को अपनाकर विनियोग में वृद्धि के प्रयास किए जा रहे हैं। थर्ड, सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता। भारतीय अर्थव्यवस्था के भी तीव्रतम विकास के लिए ये आवश्यक माना जाता है कि सरकार का हस्तक्षेप आर्थिक गतिविधियों में अधिक से अधिक होना चाहिए, और ये केन्स की ही देन है। नेक्स्ट, केन्स के आर्थिक विचार, तरलता पसंदगी आदि, पूंजी की सीमांत कुशलता आदि अधिक व्यवहारिक हैं, और ये सब पूरी अर्थव्यवस्था में बचत, विनियोग, गुणक आदि के संबंध में, मंदी के निराकरण आदि के संबंध में अधिक व्यवहारिकता से
काम में लाए जा रहे हैं। इस प्रकार कीन्स का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है और कीन्स के सिद्धांत के आधार पर ही अर्थशास्त्र में मैक्रो इकोनॉमिक्स का महत्व बढ़ा और उसी के आधार पर बाद वाले अर्थशास्त्रियों ने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट मैं आपको असाइनमेंट दूंगी जिसे आपको सॉल्व करना होगा, जिससे आपको पता पड़ सके कि आपको कितना समझ में आया। थैंक यू।